हाय एवरीवन, आई एम गोकुल रॉय फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर। तो आज मैं खुद आ गया हूँ तुम सबको पढ़ाने के लिए। पूरा मॉडल फिजिक्स अच्छे से सॉल्व करेंगे हम। एक एक क्वेश्चन पूरा ऐसे सॉल्व कराऊंगा कि अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। मैं पूरा बेसिक से समझाऊंगा, तो पूरा पीवाईक्यू वीडियो अच्छे से देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए, आपका डेफिनेटली आगे क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। एंड बाकी सीरीज आरआफ कंटिन्यू कर रहा है। आईआईटी बॉम्बे का मेरा ही स्टूडेंट है, मैथ्स पढ़ रहा है। एंड दक्ष आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा होगा। तो पूरा ही सीरीज कंटिन्यू होगा, लास्ट तक पूरा हर एक चैप्टर हम सॉल्व करा देंगे। तो आप चिंता मत करिए, अगर मैं कुछ स्टार्ट किया हूं तो मैं डेफिनेटली एंड करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ लैम्डा एंड के आर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी देन द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो आपको ग्राफ बनाना है। आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का वैल्यू आपको पता होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और पी है आपका मोमेंटम, पी इक्वल टू एम वी। ठीक है, एम है आपका मास एंड वी वेलोसिटी। तो ये है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। तो आपको इधर से ऐसा रिलेशन निकालना है कि आपको लैम्डा के बीच एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो आपको एक और रिलेशन पता होगा, P इक्वल टू रूट ओवर 2m के, या फिर P या फिर K इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होगा। P आपका मोमेंटम है एंड m मास एंड K काइनेटिक एनर्जी। तो K एंड आपका लैम्डा के बीच आपको रिलेशन निकालना है। तो P को आप इधर इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको लैम्डा और K के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m के। अब हम दोनों साइड को स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि आपको इधर रूट ओवर के नहीं दिया है, आपको के बीच रिलेशन निकालना है। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m के। ठीक है, इसके बाद लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, इंटू 1 बाई के। तो आपका ग्राफ आ गया 1 बाई के और आपका लैम्डा के बीच में। ठीक है, आपका m कांस्टेंट दिया है, वैसे कांस्टेंट नहीं भी हो सकता, बट क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका कांस्टेंट मास है। एंड h जैसे मैंने बोला ये कांस्टेंट वैल्यू है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। मैं लिख देता हूँ इधर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आपको इधर से रिलेशन मिल गया। तो लैम्डा आपको कहाँ दिया है, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो आपको इधर लिख सकते एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है तो मैं इसको c लिख देता हूँ। एंड आपका 1 बाई के कहाँ दिया है, y एक्सिस में। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू वाई। तो ये आपको पैराबोला का इक्वेशन देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये पैराबोला आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये ट्रिक मैं समझा देता हूँ, तब कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इधर देखिए, तो सबसे पहले आपको एक्सिस बना लेना है। ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। तो आपको पैराबोला उस साइड खोलना है जहां आपको सिंगल टर्म मिल रहा है, मतलब इसका डिग्री क्या है, y टू दी पावर 1 है। ठीक है, तो आपका पैराबोला जो भी टर्म में टू दी पावर 1 है, मतलब सिंगल डिग्री का जो टर्म है, उस साइड आपका पैराबोला खुलेगा। तो इधर y आपका सिंगल डिग्री का टर्म है, तो एंड आपका इधर पॉजिटिव है। ठीक है, इधर नेगेटिव नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay, तो आपका पॉजिटिव y में खुलेगा। तो ऐसा आपका पैराबोला बन रहा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो अगर हम इस साइड के ग्राफ को कंसीडर करें तो आपको क्या आ रहा है, आपका आएगा ऐसा, ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा y और x। तो ऐसा ग्राफ आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एंड हैंड राइटिंग भी आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। तो कैसा आपको समझ आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका आंसर हो गया आपका आंसर 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कॉन्सेप्ट जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, ये आप याद रख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एकदम बहुत बढ़िया से समझाऊंगा मैं। देखिए, पहले हमारे पास एक मेटल सरफेस है। ठीक है, ये हो गया आपका मेटल सरफेस। अब इस पे
एनर्जी आ रहा है मेटल सरफेस के ऊपर, सनलाइट आप मान लीजिए, सनलाइट आ रहा है तो उसका एनर्जी है ई। अब मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले आपको सरफेस पे लाना होगा। तो सरफेस पे लाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो होता है फाई। फाई होता है आपका वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो बेसिकली आपको मेटल सरफेस तक लाने के लिए, मेटल सरफेस तक लाने के लिए आपको जितना एनर्जी चाहिए होगा मेटल सरफेस तक लाने के लिए, ठीक है, ये है आपका वर्क फंक्शन। तो एक बार सरफेस तक आ गया, जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके बाद फिर और थोड़ा अगर इसको एनर्जी मिल जाएगा तो ये बाहर मूव कर जाएगा काइनेटिक एनर्जी के से। तो आपका इक्वेशन क्या हुआ, आप कितना एनर्जी दे रहे थे, आप एनर्जी दे रहे थे ई, और इधर आपका लग रहा है एनर्जी फाई पहले मेटल सरफेस तक लाने के लिए, एंड उसके बाद फिर सरफेस से बाहर जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी के से। तो ये हो गया आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। अब आप इसको सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं, ई इक्वल टू आपको पता ही है, ई इक्वल टू क्या पता है आपको, एच न्यू, ठीक है। ये आपका कहाँ से आया, प्लैंक्स थ्योरी से, ई इक्वल टू एच न्यू। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये भैया कहाँ से आया, तो एकदम मैं बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। देखिए आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या पता है, डिस्टेंस बाई टाइम, क्लास 5 6 से पढ़ते आ रहा है आप, ठीक है। अब स्पीड के जगह आपको क्या लिखना है, स्पीड के जगह आपको सी लिखना है, डिस्टेंस कितना है लैम्डा, और टाइम क्या है, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम। तो टाइम इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होगा, न्यू इधर फ्रीक्वेंसी है, तो इससे क्या आ गया आपका रिलेशन, सी इक्वल टू लैम्डा न्यू, ठीक है। ये मैं थोड़ा साइड हटा देता हूँ, हाँ। तो सी इक्वल टू लैम्डा न्यू जब आ गया तो इधर आप न्यू को रिप्लेस कर सकते हैं सी बाई लैम्डा से। तो आपका क्या रिलेशन आ गया, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो इधर आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं एच न्यू लिख लेता हूँ, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो भाई अब न्यू नॉट क्या है, तो न्यू नॉट है आपका जितना फ्रीक्वेंसी आपको देना पड़ेगा टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आप देंगे तब जाके ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस तक आएगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं न्यू नॉट, एंड के इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन। तो वी नॉट क्या है, तो वी नॉट है आपका, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, तो वी नॉट है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसे अगर आप याद रखेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे, बेसिक टर्म्स में याद रखिए हमेशा कि ई आपको एनर्जी दे रहे हैं एंड देन फाई आपको मेटल सरफेस तक लाने के लिए लग रहा है, एंड उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। फिर आप इधर से ये इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपका हो गया। तो इधर से अगर आप वी नॉट का रिलेशन निकालना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ इधर एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है। तो इधर आप लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, और वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। तो हम अब एक एक करके ऑप्शन एनालाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से कोई लेना देना नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो आपका फोटो करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई रिलेशन नहीं है इसका। और आपका अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो तब जाके आपका बढ़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इंटेंसिटी से कोई लेना देना है ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ इधर, आपका येलो से मार्क कर देता हूँ, तो बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका पीडीएफ आप gouravroy.com से निकाल सकते हैं, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं gouravroy.com। आप सबके लिए वेबसाइट भी बन गया है, पूरा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना भी मटेरियल है, तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, इंटेंसिटी से कोई लेना देना ही है नहीं आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये भी गलत है, इंटेंसिटी से रिलेटेड ही नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल। थर्ड है आपका इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे तब जाके आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, बट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, c इक्वल टू लैम्डा न्यू। अब c कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई न्यू। तो अगर आपको वेवलेंथ बढ़ेगा तो न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कम होने पे क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, नहीं ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो अब तो एक ही ऑप्शन बचा रह गया, तो ये तो ऑब्वियसली होगा ही, पर मैं समझा देता हूँ कैसे हो रहा है। तो बेसिकली मैंने बोला ना, आपका काइनेटिक एनर्जी जितना लग रहा है उसका वो इक्विवेलेंट होता है ई वी नॉट से, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। जैसे इधर मैं रिप्लेस किया ना के इक्वल टू ई वी नॉट से, तो इसका अगर आप इधर से रिलेशन निकालेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू 1 बाई ई टाइम्स आपका काइनेटिक एनर्जी। तो यही बोला है कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 1 बाई ई टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। तो आई थिंक आप समझ गए, एंड इसका आंसर है ऑप्शन 4 जैसे मैंने बोला। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। सो थर्ड क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अ प्रोटॉन ऑफ मास mp has same energy as that of photon of wavelength lambda if the proton is moving at non relativistic speed then ratio of de Broglie wavelength। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पूछा है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, आपको पता ही है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। ठीक है, अब आपको रिलेशन निकालना है दोनों के बीच में। तो आपको सबसे पहले प्रोटॉन के लिए आप लिख लीजिए फॉर प्रोटॉन, और फिर मैं फोटोन का भी बता दूंगा। फॉर प्रोटॉन आपको क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। अब लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m के, p इक्वल टू रूट ओवर 2m के होता है, मैं पहले क्वेश्चन में भी बता चुका, ये बहुत जगह आपको काम आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, p इक्वल टू रूट ओवर 2m के। ठीक है, आप k की जगह इन लोगों ने आपका क्या दिया है, आपका e दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में e दिया है, तो मैं इधर e से रिप्लेस कर देता हूँ, लैम्डा p आपका प्रोटॉन पी आर लिख देता हूँ, लैम्डा पी आर इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m कैपिटल ई। तो ये हो गया आपका एक रिलेशन। अब मैं फोटोन के लिए निकालता हूँ। ठीक है, तो फोटोन के लिए आपको क्या पता है, फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी से हमें ये पता है फोटोन के लिए कि आपका E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जैसे मैंने बोला ना E इक्वल टू एच न्यू, तो वहां से आपका आ जाता है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा सिंस C इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो इधर से आपका लैम्डा फोटोन का आ जाता है एच सी बाई ई। ठीक है, आप आपको रेशियो पूछा है, रेशियो किसके बीच में पूछा है ये ध्यान रखना, आप लोग बहुत टाइम उल्टा कर देते हैं। तो रेशियो आपका प्रोटॉन इज टू फोटोन के बीच में पूछा है। ठीक है, तो रेशियो आपका पूछा है लैम्डा पी आर बाई लैम्डा पी एच। तो इसके बीच अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, एच बाई रूट ओवर 2m ई बाई एच सी बाई ई। तो एच आपका कट गया, एंड ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 बाई सी रूट ओवर ई बाई 2m सॉरी m, ठीक है ना, m समझ आ रहा है ना। हाँ, तो 1 बाई सी रूट ओवर ई, इस ये कहाँ है, ये दो ऑप्शन में, इसमें है और आपका इसमें है, बट इधर 2m है। ठीक है, 2m, तो आपका ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। mp मतलब बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन, तो इधर आप लिख भी सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन के लिए हम निकाले हैं ना, तो mp लिख लीजिए या m लिख लीजिए, सेम ही बात है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था, वन ऑफ द डिसेंट क्वेश्चन था, जितना भी चैनाटम में आया ना उसके बीच में ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था मॉडर्न फिजिक्स का, बाकी तो मोस्टली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आया है।
तो ये ध्यान से सुनिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है आपका वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट आई कैप, तो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है z डायरेक्शन में, नेगेटिव z डायरेक्शन में। तो हम मान सकते हैं ये x हम मान लेते हैं एंड ये हम z मान लेते हैं, ये हम y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, या फिर आप ये भी मान सकते हो, और आपका ये x है, ये आपका y है, ये z है, ये भी मान सकते हैं। तो ये कन्वीनियंट होगा हमारे लिए, तो मैं ये मान लेता हूँ। तो इसके बाद आपको इधर लग रहा होगा E इक्वल टू ई नॉट, नेगेटिव में लग रहा है ना, ई नॉट के कैप। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, ठीक है, और इधर वेलोसिटी है तो एक एक्सीलरेशन भी होगा, इस साइड आपका एक एक्सीलरेशन भी होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम लिख लेते हैं m, तो एफ एम ए इक्वल टू क्यू की जगह इधर ई होगा, ई कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है तो ये ई नॉट होगा, ठीक है। तो आपका एक्सीलरेशन हो गया ई नॉट बाई एम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का स्टेप 1। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2। हमें पता है काइनेमेटिक्स का क्या इक्वेशन होता है, हमें पता है ना काइनेमेटिक्स का क्या इक्वेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए ए टी। तो हमें डी ब्लॉगली वेवलेंथ लिखा है ना, निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, तो एच बाई एम वी। तो इधर एच तो कांस्टेंट है, एम भी हमें पता है, तो वी हम अगर निकाल लेंगे तो आपका लैम्डा निकल जाएगा। तो इसलिए हम वी निकाल रहे हैं काइनेमेटिक्स के बेसिक इक्वेशन से। वी इक्वल टू इधर आपका क्या है, वी नॉट आई कैप। तो डायरेक्ट आप वेक्टर फॉर्म में ही लिख लीजिए इक्वेशन, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। एंड एक्सीलरेशन आपको पता है ई नॉट बाई एम। तो इधर मैं के डायरेक्शन में नेगेटिव था ना, तो इधर मैं अगर ऐसे लिख लूं ई नॉट एम के, तो नेगेटिव कैसे आया, क्योंकि मैं ये डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहा हूँ ना इस इक्वेशन में, तो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में था। इधर जब मैंने निकाला था तब मैंने बस मैग्नीट्यूड लिया था, ठीक है। तो इधर भी आप नहीं तो लिख सकते हैं माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद आपका इंटू टी हो गया, आपका वेलोसिटी निकल गया, लेकिन ये आपको वेक्टर फॉर्म में आया, ठीक है। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी टर्म होता है आपका आई कैप के पहले, के कैप के पहले, मतलब आई कैप या के कैप या जे कैप के साथ जो भी टर्म होता है वो आपको बस रूट ओवर के अंदर स्क्वायर कर लेना होता है। तो इधर होगा वी नॉट स्क्वायर प्लस माइनस ई नॉट बाई एम टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में लिखूं, वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब तो सिंपल है, मेन है आपका वेलोसिटी कैसे निकालना था, ये लोगों को समझ नहीं आया कि इधर आपको जो क्यू ई के साथ इक्वल करना है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था, मेन 2 स्टेप्स था, ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बाकी तो आसान है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी आपको पता ही है। तो एच बाई एम भी लिख लीजिए इधर, तो एम आपको क्वेश्चन में दिया है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए कि आपको लैम्डा नॉट के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा नॉट कैसे आएगा, तो लैम्डा नॉट मतलब इनिशियल, जब आपका ये वेलोसिटी v नॉट था, तो एकदम इनिशियल जब आपका v इक्वल टू u था, तब आपको लैम्डा नॉट कितना आएगा, तब आपका, क्योंकि तब बस स्टार्ट ही हुआ था ऑब्जेक्ट, तो आपका तब था h इक्वल टू एम वी नॉट। तो लैम्डा नॉट आपका इनिशियल जो वेलोसिटी था उसको अगर हम कंसीडर करें, तो एकदम जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट ही हुआ था, इलेक्ट्रॉन मूव करना जस्ट स्टार्ट हुआ था, तब आपका लैम्डा नॉट इक्वल टू एच एम वी नॉट था। तो ये आपको इधर अगर लाना है ना, तो वी नॉट आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं अगर इधर से वी नॉट कॉमन ले लूँ, एम वी नॉट, ठीक है, तो इधर 1 आ जाएगा, और इस टर्म को हम डिवाइड कर देंगे वी नॉट स्क्वायर से। स्क्वायर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर जब आप कॉमन निकालेंगे, क्योंकि रूट ओवर है तभी ना वी नॉट आएगा, जब रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर आप कॉमन निकालेंगे तब जाके आपका बाहर मिलेगा वी नॉट। तो आपका एच बाई एम वी नॉट ये टर्म हमें क्रिएट करना था, तब जाके हम लैम्डा नॉट
आपका लैम्डा नॉट आता तब। तो लैम्डा नॉट आ गया हमारे पास, अब आ जाएगा फाइनल आंसर, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट रूट ओवर 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए, लैम्डा नॉट रूट ओवर 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। तो हो गया, आई थिंक समझ गए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ योलो से एफ इक्वल टू क्यू ई और इधर एम ए इक्वल टू ई नॉट। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये PYQ में भी आया था, ये 20 आपका 22 23 में रिपीट हुआ था एंड फिर से आपका इधर आ गया 25 में। ठीक है, तो ये आगे भी आ सकता है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें आपको ग्राफ का, बेसिकली ग्राफ के रिलेटेड पूछा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन कैसे निकालना मैं पहले ही समझा दिया सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तो मैं इधर फिर से नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ आपको। बेसिकली फिर मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोग बीच से देखेंगे ना। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि E इक्वल टू आपका 5 प्लस के। तो मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप ई एनर्जी दे रहे हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स पहले तो मेटल सरफेस तक आएगा 5 से एंड फिर 5 एनर्जी लगेगा उसको सरफेस तक लाने के लिए एंड फिर ये बाहर निकालेगा एंड ये बाहर निकलेगा काइनेटिक एनर्जी के से। तो यहाँ से हमें मिलता है H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, के इक्वल टू ई वी नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। और वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो इधर हमें अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो H न्यू नॉट, H न्यू माइनस H न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट। तो वी नॉट और न्यू के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, वी नॉट और न्यू के बीच में। तो वी नॉट इक्वल टू H बाई ई न्यू माइनस आपका H न्यू नॉट बाई ई। हमें ग्राफ बनाना है, वी नॉट हमें y एक्सिस में प्लॉट करना है। तो बेसिकली ये क्या इक्वेशन हुआ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपका y डायरेक्शन में होगा आपका वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ये आपका स्लोप है, ये x एक्सिस में होगा फ्रीक्वेंसी एंड ये आपका आपका जो y इंटरसेप्ट होता है ना, जहाँ ग्राफ कट करता है, वो है आपका ये। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका, ठीक है, वी नॉट आएगा आपका y एक्सिस में एंड आपका न्यू आएगा x एक्सिस में। और ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, h बाई पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो एम आपका पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब इस डायरेक्शन में होगा आपका ग्राफ। एंड इंटरसेप्ट कहाँ कट कर रहा है, इंटरसेप्ट आपको नेगेटिव में कट कर रहा है ना, नेगेटिव y में कट कर रहा है। तो आपका नेगेटिव y मतलब इधर कट करेगा ये एंड स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, तो ऐसे होगा ना। ऐसे अगर स्लोप हो गया तो tan तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा और tan आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो आपका स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर आपको ग्राफ ऐसे बनेगा आपका ग्राफ। ठीक है, ऐसे। तो आपका इधर का जो स्लोप है ना, ये स्लोप आपका tan थीटा बेसिकली इस ग्राफ में है h बाई ई एंड आपका जो ये y इंटरसेप्ट है ये है h न्यू नॉट बाई ई। तो ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, तब बेसिकली इस ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या पूछा है, वी नॉट वर्सेस न्यू इज लीनियर। तो हाँ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो लीनियर तो होगा ही, करेक्ट है ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है, स्लोप क्या दिया है, स्लोप आपका फाई नॉट बाई एच दिया है। स्लोप आपका फाई नॉट बाई एच तो है ही नहीं। तो अगर हम फाई नॉट के टर्म्स में ही कैलकुलेट करें ना, जैसे ई इक्वल टू फाई प्लस के की जगह हम ई वी नॉट लिख सकते हैं और इधर एच न्यू लिख सकते हैं, फाई प्लस ई वी नॉट। तो इधर से अगर हम वी नॉट का रिलेशन निकाले तो एच बाई ई न्यू माइनस फाई बाई ई। ठीक है, तो आपका तब भी स्लोप जो आएगा ना, स्लोप आपका एच बाई ई ही आएगा, चाहे आप जैसे भी लिखे इक्वेशन। तो आपका स्लोप एच बाई ई है, बट इन्होंने दिया है फाई नॉट बाई एच, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन बी आपका गलत है। ऑप्शन सी क्या बोलता है
कि आपका एज कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ द वी नॉट वर्सेस आपका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो इसमें देखिए, इसमें ना एक एक्सपेरिमेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने का। हमें जो वैल्यू मिलता है ना एच इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये हम लैब में ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हमें ये ग्राफ दिया हुआ होगा ना, tan थीटा निकाल सकते हैं हम उस ग्राफ से। तो जब भी हमें tan थीटा का वैल्यू पता होगा ना, और फिर हम एज का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ई आपको पता ही है, ई का वैल्यू तो हमेशा ही सेम है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। और tan थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ होगा, तो इधर से आप एज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको बेसिकली यही पूछा था कि एज कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस न्यू लाइन। तो क्या आप एज का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें इस ग्राफ का स्लोप दिया हुआ होगा? तो हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद है ऑप्शन डी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एज। तो नहीं, हमें तो ई का वैल्यू लगेगा ना, एज बाई ई इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू अगर हमें दिया है तो ई का वैल्यू भी चाहिए हमें, तब जाके ना एज का वैल्यू निकलेगा आपका। तो ई का वैल्यू तो चाहिए, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कैसे चलेगा? तो डी आपका गलत हो गया, डी आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन ई, कि द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एज। तो क्या हमें वर्क फंक्शन पता चल सकते हैं विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एज? तो इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन निकाला ना मैं, वी नॉट इक्वल टू एज बाई ई न्यू माइनस फाइव बाई ई। तो अगर हमें फाई का वैल्यू चाहिए तो क्या हमें एज का लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपको अगर ग्राफ दिया है तो इंटरसेप्ट से तो आप निकाल सकते हैं। इधर तो एज का वैल्यू नहीं लग रहा है। फाइव बाई ई आपका इंटरसेप्ट होगा ना, इसका इक्वल टू फाइव बाई ई। तो अगर हमें इंटरसेप्ट दिया है तो हमें तो इक्वल कर देना है फाइव बाई ई से। तो हमें इंटरसेप्ट दिया है, ई का वैल्यू हमें पता है, तो फाइव निकल जाएगा। इधर तो एज का वैल्यू कहीं नहीं लग रहा है, तो आपका एज का वैल्यू नहीं चाहिए। तो सही बोल रहा है कि विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एज हम निकाल सकते हैं वर्क फंक्शन, तो सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए सही हो गया, सी सही हो गया, ई सही हो गया। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सी एंड ई, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि बहुत लोग नेगेटिव करेंगे इसमें, क्योंकि ये सब नहीं पता होता है ग्राफ का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये आपको बेसिकली फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में ये एक्सपेरिमेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है आपको फिजिक्स लैब में। उधर आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आपका एक वैल्यू आएगा tan थीटा का, फिर उसको आपको इक्वल करना होगा एच बाई ई से, फिर आपको एच का प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो इसके आसपास आना चाहिए, तब जाके आपका एक्सपेरिमेंट करेक्ट होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन में। तो भाई आप क्या क्वेश्चन दिया है? सिक्स क्वेश्चन क्या है? तो इसमें आपको रिलेशन निकालना है एनर्जी, मोमेंटम और आपका मास के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के बहुत लोग परेशान हो गए थे कि भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत लोग आउट ऑफ सिलेबस बोल रहे थे। तो इसका अगर आपको ट्रिक चाहिए ना, तो ये अगर आपको सॉल्व करना था ना, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं जानेंगे तब भी हो जाएगा। इसलिए ना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए इसमें। बस आप डायमेंशन चेक करेंगे ना अगर, तो ही आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद तो मैं बताऊंगा कि कैसे रिलेशन आ रहा है, पूरा प्रूफ आपको दिखाऊंगा। बट सिंपल एग्जाम हॉल में आपको क्या करना था? डायमेंशन चेक कर लेना था, तभी आपका आंसर आ जाता डायरेक्ट। आपको कुछ 30-40 सेकंड में इसका आंसर मार्क करके आप आगे बढ़ सकते थे। तो इसमें क्या करना था आपका, देखिए। तो इसमें डायमेंशन का रूल आपको पता है कि इधर अगर आप प्लस लिखा है ना, तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तब जाके आपका इक्वेशन करेक्ट है। तो इधर तो तीनों का डायमेंशन सही नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन में अलग दिया है। तो आप चेक कर लीजिए कि कौन सा डायमेंशन आपका सही लग रहा है। तो ई स्क्वायर का डायमेंशन आपको पता होगा, ई का डायमेंशन क्या है। तो बेसिकली जिन लोगों को ई का भी डायमेंशन नहीं पता, आप मान लीजिए, तो भी आप निकाल सकते हैं। ई मतलब क्या है? एनर्जी क्या है? एनर्जी है मतलब वर्क डन, कितना वर्क कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। वर्क डन का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का आपको पता है एम इंटू ए, और डिस्टेंस आपको पता है। तो एम का क्या है? एम, ए का क्या है? एल टी माइनस टू, क्योंकि आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सीलरेशन का तो पता होगा ना एटलीस्ट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एम का हो गया एल सेकेंड स्क्वायर का टी टू द पावर माइनस टू, एंड सेकेंड बेसिकली इधर है ना डिवीजन में, तो सेकेंड एस टू द पावर माइनस टू होगा।
तो टी टू द पावर -2 एंड डी आपका एल, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन तो आपका हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो आपका एम स्क्वायर एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -4। तो सारे टर्म्स का यही डायमेंशन आना चाहिए। अब इसमें से अगर आप देखेंगे ना तो कौन से में आ रहा है, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर आप करेंगे तो पी का क्या होता है, पी मतलब एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एम इंटू एल टी -1 का स्क्वायर और इधर आपका एल टी -1 का स्क्वायर। तो टोटल हो गया आपका एम एल टू दी पावर 2 और 2 4 टी टू दी पावर -2 टी टू दी पावर 4। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका सही टर्म है, तो जिस पे भी पी सी स्क्वायर लिखा होगा ना वो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए ऑप्शन सी गलत है। अब आपको चेक करना है कि एम स्क्वायर सी स्क्वायर या एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 कौन सा आपका आएगा। तो मैं एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 चेक कर लेता हूँ पहले। तो इधर आपका m का स्क्वायर है एंड l t टू द पावर -1 का टू द पावर 4, तो तभी आएगा ना। क्यों मैंने m स्क्वायर सी टू द पावर 4 ही चेक किया, क्योंकि आपका जब सी टू द पावर 4 होगा तभी ना आपका ये टर्म्स 4 में आएगा। अगर आपका इधर स्क्वायर है m में तो बस m ही आएगा, तो l स्क्वायर टी टू द पावर -2 आएगा ना, तब तो आंसर नहीं मैच करेगा, क्योंकि तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, स्क्वायर पी सी ई स्क्वायर एंड ये दो टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी जाके वो इक्वेशन करेक्ट है, नहीं तो इक्वेशन वैसे ही गलत है। तो इधर आपका आ जाएगा एम स्क्वायर इन टू पावर 4 टी टू पावर -4। तो बेसिकली ई स्क्वायर का डायमेंशन एंड आपका पी स्क्वायर सी स्क्वायर का डायमेंशन एंड एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 का डायमेंशन, ये तीन का डायमेंशन आपका सेम है। तो ये आपका सेम है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था, बस डायमेंशन चेक करके आप सॉल्व कर सकते थे। बट अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये इक्वेशन आ रहा है, क्योंकि ये भी आगे जानना है ना, आगे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायमेंशन चेक करने पे आपका आंसर ना आए। सारे क्वेश्चन में डायमेंशन चेक करने पे आंसर नहीं आता है। अगर ये लोग ऑप्शन बढ़िया बनाते ना तो डायमेंशन चेक करने से आंसर नहीं आता। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे आपका ये इक्वेशन आ रहा है। तो देखिए कैसे आपका इक्वेशन आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इधर वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम तो भैया एम ही जानते हैं, एम ही हम लेते हैं, वेरिएबल कहाँ से हो गया, मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं है, मास हम क्यों कांस्टेंट मानते हैं, मास का ओरिजिनल फॉर्मूला जो है ना वो है आपका m इक्वल टू एम नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये है आपका ओरिजिनल फॉर्मूला मास का। बट इसमें क्या है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास उठा लीजिए ना, उसका वेलोसिटी तो लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। v is much much greater than c, कहाँ है लाइट का स्पीड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और उसके कंपैरिजन में v तो कुछ भी नहीं है, चाहे आप जितना भी मान लीजिए 300 400 मीटर पर सेकेंड, जितना चाहे 1000 मीटर पर सेकेंड भी मान लीजिए, तो भी क्या है, ये 10⁻³ है और ये 10⁸ है, तो इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो आपका v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो टर्म है हो गया ना, वो तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, क्योंकि आपका v 10⁻³ और इधर 10⁻8, तो 10⁻⁻5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻10 क्या है, ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो आपका m इक्वल टू एम नॉट हो जाता है, तो जो मास हमें दिया होता है उसी को हम कंसीडर करके आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कंपैरेबल होगा ना लाइट के, तब जाके ये m इक्वल टू एम नॉट नहीं होगा, तब आपको वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट आता है। तो फिर ये वाला इक्वेशन कंसीडर करेंगे जब आप लिखेंगे ना लैम्डा का रिलेशन एंड आपका एनर्जी का रिलेशन, तब जाके आपको ये इक्वेशन डिराइव होगा। तो ये आपको यूज करना था, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी इक्वल टू एच बाई एम वी। तो इधर जो m यूज हो रहा है ना उसमें आपको ये वाला इक्वेशन निकालना था। ई इक्वल टू, इसमें भी सेम, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपको पता है आइंस्टाइन रिलेशन। तो इसमें जो m है ना ये वेरिएबल मास है, इसमें m हम कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होता है इन रियल लाइफ। प्रैक्टिकल में अगर हम बात करेंगे ना
तो ये ऑलमोस्ट लाइक जीरो हो जाता है, तो एम इक्वल टू एम नॉट हो जाता है। बट अगर हम किसी हाई मूविंग पार्टिकल के बारे में बात करें जिसका वेलोसिटी कंपेरेबल है लाइट के स्पीड से, तब जाके ये जीरो नहीं होगा। तो इधर भी आपको यही वाला रिलेशन यूज करना था। तो ये दोनों यूज करके जब हम डिराइव करेंगे तब जाके आपका ये रिलेशन आएगा। तो मैं आगे डिराइव भी कर देता हूँ कि कैसे आपका ये रिलेशन आ रहा है। तो देखिए, ये डिराइव करने के लिए आपको बेसिकली स्टेप 1 है, पहले आपको मोमेंटम का निकालना है अलग से, एंड फिर आपको एनर्जी का रिलेशन निकालना है, फिर हम दोनों की इक्वेट करेंगे। तो मोमेंटम का क्या है, P इक्वल टू एम वी, सिंपल आपको पता है। तो m की जगह ये क्या यूज होगा, m रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में m दिया है तो हम m ही यूज कर लेते, नहीं तो m नॉट आप कर सकते थे। तो इसको हम जब स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब एनर्जी का रिलेशन हमें पता है, इक्वल टू mc स्क्वायर आइंस्टाइन ने दिया था। बट इसमें जो m यूज होता है ना, वो वेरिएबल मास होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो E इक्वल टू जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 रूट ओवर 1, रूट ओवर सॉरी हट जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो ये आपका दोनों रिलेशन आ गया। आप पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा। तो ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो ये वाला टर्म आपको कुछ ऐसा करना होगा कि ये p और c के टर्म्स में आ जाए। तो ई स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर आप अलग से निकाल लीजिए इधर। ठीक है, ई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ई स्क्वायर का हमें दिया है एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो क्या आ रहा है आंसर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू ये 2 2 कट जाएगा तो आपका सी स्क्वायर बच गया है। तो ये टर्म आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ये कहाँ है, यही तो है, पी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो सिंपल रिप्लेस कर दीजिए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इधर से रिप्लेस कर दीजिए, माइनस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो आंसर आ गया, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये आपका ट्रिक है बेसिकली। स्टेप 3, ई वाला अगर कैच आप पकड़ लेते हैं ना, तो आप इक्वेशन डिराइव कर सकते थे कि किस चीज को मल्टीप्लाई करे कि आपको ये रिप्लेसमेंट बेसिकली करना था इधर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया फाइनल आंसर। नहीं तो डायमेंशन चेक करके आप आसानी से 30 to 40 सेकेंड्स पे निकाल सकते थे। तो आई थिंक आप समझ गए कि कैसे डेरिवेशन हो रहा है आपका ये। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका आंसर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं और क्वेश्चन 7। मास दिया है, वेलोसिटी दिया है और पार्टिकल का बिहेवियर पूछ रहा है। तो सिंपल है, एक ही रिलेशन आपको आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाई p, h बाई b। बहुत कुछ सारा क्वेश्चन पूछा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आई थिंक सबसे ज्यादा पूछा है इस बार जैन अटैक में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी ज्यादा मुझे डी ब्रॉगली का क्वेश्चन दिखा। ठीक है, तो सिंपल है, निकाल लीजिए, सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। तो वेवलेंथ हम निकाल लेते हैं, h का वैल्यू दिया है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और m का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर माइनस 30 और वेलोसिटी का बढ़िया वैल्यू दिया है, कट जा रहा है डायरेक्ट। ठीक है, 2.21 से ये 3 से कट जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा आपका, ये आएगा 3 और इधर 3 आ जाएगा और पावर जब आप कैलकुलेट करेंगे -30 प्लस 6 मतलब -24। तो ऊपर जब जाएगा +24 बन जाएगा, तो 10 टू द पावर -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका लैम्डा का वैल्यू। अब हमें चाहिए कि भैया इसका वैल्यू किस रेंज में पड़ता है, ये तो हमें नहीं पता, वैल्यू तो निकाल लिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक आप याद रखिए, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी
इन माई रेंज। तो एक सीयूवी गाड़ी अब तो पता ही होगा, वो आपके रेंज में, जब पैसा कमाएंगे तब आप बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, एक सीयूवी गाड़ी। तो इसमें क्या है, इधर आपको लिखना है CGXUVIMR। तो ये हो गया आपका कॉस्मिक रेज, ठीक है। ये आपका गामा रेज, ये आपका एक्स रे, ये आपका यूवी रेडिएशन, और ये हो गया आपका विजिबल रेंज। इसी रेंज के वेवलेंथ में आप देख सकते हैं आपके जितने भी आसपास के चीजें हैं, विजिबल रेंज में आता है ये। इसके अंदर विबजीओर होता है, VIBGY। ये हो गया आपका इंफ्रारेड, ये हो गया आपका माइक्रोवेव, ये है आपका रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इस साइड जब जाएंगे ना आप, इस साइड, तो इस साइड जाने पे आपका वेवलेंथ बढ़ता है एंड आपका फ्रीक्वेंसी घटता है, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले ही मैं बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्लस आपका EMOS का क्वेश्चन है। उसमें आपको एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है कि कौन सा वेवलेंथ किस रेंज में पड़ता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर आप देख सकते हैं कि कौन सा वेवलेंथ किस रेंज में पड़ता है। तो 10⁻⁻10 आप देख सकते हैं, ये एक्सरे में पड़ता है। तो ये रेंज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों का याद रख के कोई फायदा नहीं है। वेवलेंथ याद रखिए तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, C = लैम्डा न्यू। तो अगर आपको लैम्डा पता होगा, C का वैल्यू पता है 3 × 10⁸, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो बस आपको ये रेंज थोड़ा याद रखना है कि आपका गामा रे 10⁻13 से स्टार्ट होता है, फिर एक्स रे 10⁻10 से स्टार्ट होता है, अल्ट्रा वायोलेट आपका 10⁻8, फिर विजिबल रेंज आपका 10⁻6। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और माइक्रोवेव आपका 10⁻2 एंड बाकी पता होना चाहिए आपको, थोड़ा आइडिया आपको रखना पड़ेगा। तो आपका क्या आंसर आया था, 3 × 10⁻10, ठीक है। ये आंसर आया था ना। तो 10⁻10 किस रेंज में पड़ता है, एक्स रे में। तो आंसर हो गया आपका डी, एक्स रे। EMOS चैप्टर में आप जाइए एनसीईआरटी में, क्लास 12 के बुक में, तो उधर आपको ये टेबल मिल जाएगा, नहीं तो इधर से भी आप पढ़ सकते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, थोड़ा रेंज बस याद रख लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए, बस हमें रेंज पता होना चाहिए कि किस रेंज में कौन सा पड़ता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड EMF इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। तो वर्क फंक्शन दिया आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो आपको वेवलेंथ निकालना है। तो बेसिकली बेसिक इजी क्वेश्चन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली बस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लिखना है आपको एंड वैल्यू बैठाना है, तो आ जाएगा आपका आंसर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है, E = 5 + K। मैंने बोला था आपको, पहले दो, इसके पहले दो क्वेश्चन में बोल चुका हूँ। एनर्जी E आ रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स इधर से मेटल सरफेस तक जाने के लिए 5 एनर्जी लगता है, फिर इधर से बाहर जाने के लिए K एनर्जी लगता है। तो टोटल आ रहा है U, इनकमिंग एनर्जी क्या है, E, एंड आपका बाहर जा रहा है 5 + K। तो E = 5 + K। एंड इधर आपका लिखना है Hc का वैल्यू दिया है ना, Hc लैम्डा = Hc/λ0 प्लस EV, V0 बेसिकली लिख सकते हैं आप, ठीक है। एंड आपका वर्क फंक्शन डायरेक्टली दिया है, तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है। तो Hc का क्या वैल्यू है, 1242, ठीक है। तो 1242 आपका EV में आंसर आएगा, एंड आपका ये लैम्डा जो आएगा ना, ये Nm में आएगा, ठीक है। Nm 1242, तो आपका ये EV Nm में आएगा, एंड आपका वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया है 2.14, फाई का वैल्यू दिया है ना 2.14 EV। सारे टर्म आपको EV में रखना है, एंड आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2, एंड आपका 2V, इसके साथ आपका E मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या फॉर्मूला था, V0 का वैल्यू दिया है ना, ये V0 है, और ये आपका वर्क फंक्शन ये फाई है। तो इसको आप सॉल्व करना है, बस आ जाएगा आंसर। तो 1242 बाई लैम्डा इक्वल टू
इधर 2 + 2 4.14, तो आपका जो आंसर आएगा वो एनएम में आएगा, एंड एनएम में ही दिया है ऑप्शन, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी डायरेक्ट। आपको बस इधर रखना है 4.14, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1242/414, नीचे 100 आएगा, ऊपर जाएगा, एंड ये डायरेक्टली आपको 3 से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 300 एनएम। आपका आंसर आ गया, बिल्कुल इजी, 20 से 30 सेकंड में हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डुअल नेचर ऑफ मैटर से 11 क्वेश्चन आया था जाना टाइम में। ठीक है, एंड इसके बाद आपका एटम्स न्यूक्लियाई भी है, तो भी मैं कराऊंगा इसी वीडियो में, एटम्स न्यूक्लियाई। तो आपका इसमें क्या दिया है, फिर से डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ देखते ही आपको क्या लिखना है, आपको रिलेशन तो पता ही है, लैम्डा इक्वल टू h/p इक्वल टू h/mv। बट इसमें क्या दिया है, इसमें आपको रेडियस के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन है ना, इधर कहीं और आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको दूसरा फॉर्मूला इधर यूज करना पड़ेगा। तो हमें प्लैंक्स थ्योरी से क्या पता है, प्लैंक्स थ्योरी पढ़े है ना आप, प्लैंक्स थ्योरी में दो चीज होता है, एक है आपका जो E इक्वल टू एच न्यू बोलते हैं, एनर्जी फोटॉन्स के टर्म्स में पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, एंड दूसरा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, उसका फॉर्मूला दिया है प्लैंक्स थ्योरी ने, mvr इक्वल टू nh/2π। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, योलो से मार्क कर देता हूँ मैं। तो इधर से आपका क्या आ जाएगा, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है ना, तो इसमें लैम्डा इक्वल टू h/p, तो इसमें आपको ये एम वी पी के टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर h/mv डायरेक्ट आप कर लीजिए ना, तो फिर चाप नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, h/mv को अलग से लिखना है, r इक्वल टू n/2π इंटू ये n है। ठीक है, h, n और h सेम हो गया मेरा, तो हैंडराइटिंग खराब हो जा रहा है, कोई बात नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। r इक्वल टू n/2π, तो इसमें रिप्लेस कर दीजिए, ये क्या है सॉरी इसमें एम भी होगा ना, अरे यार क्या कर दिया, आपका मास्टर ही गलत पढ़ा रहा है, आप क्या करेंगे, सॉरी इसीलिए एरर हो गया, माफ कर दीजिए, h/mv। ठीक है, आप सही है ना, तो r इक्वल टू n/2π इंटू रिप्लेस कर दीजिए, लैम्डा इक्वल टू h/mv है ना, ये फॉर्मूला पता है ना, इससे पहले 3-4 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो ये हो गया आपका लैम्डा, रिलेशन आ गया। अब आपको बस रेशियो निकालना है, तो लैम्डा का क्या रिलेशन आया, लैम्डा इक्वल टू 2π इंटू r/n। तो इधर से आपको क्या पता चल रहा है कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/n। तो फर्स्ट केस में आपको क्या दिया है, लैम्डा 1 इज हाइड्रोजन का है 5.3, और आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है ये, एंड ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है, n इक्वल टू 3 ना, तभी तो गलत करेंगे, अब ये -1 मिलेगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3 + 1 4। अभी अगर एनर्जी स्टेट मेंशन होता, अभी अगर एनर्जी स्टेट दिया होता है ना, थर्ड एनर्जी स्टेट, तब n इक्वल टू 3 होता। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट है मतलब ये ग्राउंड स्टेट से फिर तीसरा में गया है ना, ग्राउंड स्टेट वाला 1 है, तो 1 से और 3 गया है, तो 1 + 3 4। ठीक है, तो ये n इक्वल टू 4 होगा। तो फास्ट में क्या है, लैम्डा इक्वल टू r/n अगर आप करेंगे, तो r आपका दिया है 5.3 इंटू 10⁻11/1, एंड आपका लैम्डा 2 आ जाएगा 8 पॉइंट, तो मैं 2π भी लिख लेता हूँ इधर, 2π वो कट जाएगा, जब रेशियो करेंगे ना 2π कट जाएगा, 8.48 इंटू 10⁻10 बाई n क्या है सेकेंड केस में, इसमें n है n इक्वल टू 1, इसमें n इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, तो आप कर लीजिए लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 1 इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो 1/2। ठीक है, तो आ जाएगा आपका रेशियो 5.3 इंटू 10⁻
11 बाई 8.48 इंटू 10⁻⁻10 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो अप्रॉक्स कर लीजिए, डायरेक्ट आपको बस राउंड ऑफ वैल्यू है ना, एग्जैक्ट आपको नहीं चाहिए। 5.3 इंटू इधर 4 आ जाएगा और 8.48 इंटू 10⁻, इधर 10 आ जाएगा ना, ये अगर नीचे आएगा -10 + 11 तो 10, तो अप्रॉक्स आपका कितना हो गया, ये 20 हो गया और 10 इंटू 8 80 हो गया, तो अप्रॉक्स आपका 1/4 आ गया। तो लैम्डा 1/λ2 = 1/4, ठीक है। पेज नहीं है शायद, नेक्स्ट पेज में नहीं है, सॉरी। तो इसको अगर हम लिखेंगे ना तो आंसर आ गया आपका, तो इसको इधर लिख लेते हैं, सॉरी थोड़ा क्लमजी हो गया, बट आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। लैम्डा 1/λ2 = 1/4 है। अब हमें क्या पूछा है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट टू दैट इन द ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कौन सा था, सेकेंड वाला ना, λ2 था और ये λ1 था। तो आपको पूछा है λ2/λ1, तो λ2/λ1 आ जाएगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड ये रिलेशन है, बेसिकली ये रिलेशन है लैम्डा = 2π इंटू Rn। तो आंसर आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वार्क फंक्शन दिया आपका दोनों मेटल का और इंसिडेंट लाइट का भी दिया है। इसी क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिलेशन हम लिख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। क्या रिलेशन है, E = phi + k, इंसिडेंट इतना एनर्जी लग रहा है आपको, फिर मेटल सरफेस तक आएगा फाई से एंड फिर बाहर जाएगा काइनेटिक एनर्जी के से। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें वर्क फंक्शन दिया है, मतलब फाई दिया है दोनों क्वेश्चन में, ये फाई है ये भी फाई है, एंड आपका इंसिडेंट लाइट का भी एनर्जी दिया है, ठीक है। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, मतलब मिनिमम आपको एटलीस्ट सरफेस तक लाना पड़ेगा ना। ये मेटल सरफेस है, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन्स है बैठा हुआ नीचे चुपके से, तो आपको इसको सरफेस तक खींच के लाना है, तो एनर्जी दे रहे हैं आप। तो एटलीस्ट सरफेस तक लाने के लिए कितना एनर्जी लगता है, फाई ना। उसके बाद तो ये बाहर जाएगा काइनेटिक, तो एटलीस्ट आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा ना कि सरफेस तक आ जाए। तो ई पास भी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू फाई, तो एटलीस्ट फाई तो आपको देना ही पड़ेगा ना, तब तो सरफेस पे जाके आएगा, उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा बाहर। तो एटलीस्ट बेसिकली ये ग्रेटर देन भी नहीं होना, क्योंकि अगर ग्रेटर देन हो गया तो सरफेस तक आके रुक जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा ई ग्रेटर देन फाई। तो आपका एनर्जी जितना सप्लाई हो रहा है वो फाई से ज्यादा होना चाहिए। तो एनर्जी आपका कितना सप्लाई हो रहा है, इधर आपका लैम्डा दिया हुआ है, तो एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, E = hc/λ। E = h, आपका वैल्यू hc, बेसिकली इसका जो शॉर्ट ये फॉर्मूला है ना, ये आप कंसीडर कर सकते हैं 1240/λ। तो आपको जो आंसर आएगा वो EV में आएगा, ठीक है। इसका जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए, कैलकुलेशन जल्दी होगा फिर आपको। E = 1240/λ आपका EV में आएगा, ठीक है आंसर। एंड ये आपका NM में होगा, NM नैनोमीटर। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं E = 12400/λ EV, तो तब आपका लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा, ठीक है। तो इसमें आपको NM में दिया है, तो हम 1240 वाला लेंगे, 1240/550 EV। तो इसको अगर हम अप्रॉक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्स आपका 124/55 ना, अप्रॉक्स आपका मान के चलिए 2.25, तो अप्रॉक्स आपका आ गया 2.25 EV। अब इसमें CS का कितना है वर्क फंक्शन, CS का वर्क फंक्शन है, बेसिकली CS क्या है, CgF एंड Li है लिथियम। CgF का वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपका एनर्जी है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका एनर्जी ग्रेटर हुआ ना, एनर्जी ग्रेटर देन 5, तो आपका होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड आपका लिथियम के केस में बट क्या है, लिथियम के केस में वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एटलीस्ट सरफेस तक ही तो नहीं आएगा, कहाँ से होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सरफेस तक लाने के लिए एटलीस्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी देना पड़ेगा ना, तब जाके सरफेस तक आएगा। तो आप तो दे रहे हैं 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
बट आपको चाहिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी लेस देन 5 है, ठीक है। तो आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो आपका किस केस में होगा, बस सी एस के केस में होगा, एल आई के केस में नहीं होगा। तो आपका सी एस ओनली, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एटम्स न्यूक्लियर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये फिर से आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है और आपका वर्क फंक्शन दिया है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन हो गया। डुअल नेचर से बेसिकली दो ही टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, एक आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकंड आपका कौन सा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कितना बार बोल चुका हूँ मैं, सबसे ज्यादा ये आया था, मतलब ये 11 में से सारा क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से था, आप देख भी सकते हैं इन्हीं दो टॉपिक से था। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिर से आपको इक्वेशन E इक्वल टू 5 प्लस के इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है। अब हमें लैम्डा के टर्म्स पे दिया है, तो ऐसे लिख लीजिए, सेम ही बात है, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट। तो हमें क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है दोनों मेटल का, एंड हमें बेसिकली दो केसेस में कैलकुलेट करना होगा, तो आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या है, केस 1 आपका लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, एंड आपका वर्क फंक्शन सेम ही है दोनों केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट 1 लिख लीजिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी है 2, तो आपका आंसर आ गया एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट केस। केस 2 में क्या हो रहा है, वेव लेंथ आधा कर दे रहे हैं आप, एंड आपका वर्क फंक्शन सेम है, तो आपको पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा फिर, तो आपका एच सी लैम्डा की जगह होगा लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं पता, तो 1 प्लस के, ठीक है। तो इसमें हो गया 2hc बाई लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस के, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, क्योंकि 1 वाला भी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मैं लिया हूँ, तो ये भी ईवी में आएगा, ठीक है। तो आप डिवाइड कर लीजिए, सिंपल 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्या आ रहा है, कट जाएगा, एच सी बाई लैम्डा, तो आएगा 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 1 प्लस के। अब बस वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस के इक्वल टू 6, तो के आ गया आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन। तो देख लेते हैं क्या आंसर है, आपका आंसर नंबर 4 ही है। अब मूव करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, इसमें बस तीन तीन क्वेश्चन है, एटम्स के 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 है शायद, एंड न्यूक्लियाई के 3, तो टोटल आपको इधर 4 है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, emission of electrons in photoelectric effect can be suppressed by applying a sufficiently negative electron potential to the photoemissive substance। तो ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो आप पहले सुनिए कि कैसे आपको करना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग करके आएंगे, क्योंकि जो एजम्पशन रीजन वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव करके आते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कौन सा होगा, करेक्ट एक्सप्रेशन है या नहीं है, या ए करेक्ट है, आर करेक्ट है, कौन सा क्या है, कुछ नहीं समझ आता है। तो बेसिकली देखिए, emission of electron in photoelectric effect can be suppressed by applying a sufficiently negative electron potential by a photoemissive substance। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए, सिंपल। कुछ अगर समझ ना आए तो इक्वेशन लिख लीजिए, आपको फिर हिंट लगेगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो E इक्वल टू 5 प्लस के, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, E इक्वल टू एच न्यू, न्यू लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख लेते हैं, एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। आपको अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का बात हो रहा है ना, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात हो रहा है, तो वी नॉट का इक्वेशन लिख लीजिए आप, एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, ये आ गया आपका वी नॉट और न्यू का रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन आ गया, आप क्या बोल रहा है ये, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
E इक्वल टू 5 प्लस आपका ई वी नॉट इधर से, ठीक है। तो आपका वी नॉट का क्या रिलेशन आ गया, ई बाई ई माइनस 5 बाई ई, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है इसको ही अगर हम नेगेटिव कर देंगे तो इसका मतलब ये टर्म भी नेगेटिव आएगा, ई माइनस 5 बाई ई नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है, मतलब आपका 5 ग्रेटर देन ई है, तब ना नेगेटिव आएगा ये टोटल टर्म। अगर ई 5 से बड़ा हो गया तब तो पॉजिटिव आएगा, अगर ई 5 से छोटा है तब ना आएगा। मतलब आपका वर्क फंक्शन, इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपका वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑफ द मेटल इज ग्रेटर देन आपका जितना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है ना जब एनर्जी आप ज्यादा सप्लाई करेंगे वर्क फंक्शन से, तब ना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसको सरफेस तक लाने के लिए तो 5 एनर्जी लगता है, तो आपका फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो फिर ये क्या बोल रहे हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सप्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ सफिशिएंटली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टू द फोटोइमिसिव सब्सटेंस। तो बेसिकली आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सप्रेस्ड, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप कम कर सकती है या फिर हो ही नहीं सकता है अगर आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव करते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के वैल्यू पे डिपेंड करता है ना कि आपका ई माइनस 5 कितना आएगा, क्योंकि दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो आपका एजम्पशन भी सही है कि अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अगर नेगेटिव करते जाएंगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद। And a negative electric potential which stops the emission of electrons from the surface of photoemissive substance varies linearly with the frequency of incident radiation। तो इसका मतलब ये है V नॉट और न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि V नॉट और न्यू क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हाँ बिल्कुल डिपेंडेंट है। इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन में बताया कि ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इधर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये आपका y हो गया v नॉट और न्यू फ्रीक्वेंसी, एंड आपका स्लोप हो गया h बाई ई। इस ग्राफ में जो स्लोप है वो हो गया आपका h बाई tan थीटा, एंड आपका जो इंटरसेप्ट है वो h न्यू नॉट बाई ई। तो बेसिकली आपका लीनियर ही ग्राफ हुआ ना, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, लीनियर। तो आपका सही है, एजम्पशन भी सही है, रीजन भी सही है। बट इसमें लीनियर आने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ी स्टॉप होगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। ये आप स्टेप होगा जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम कर सकते। इसमें रीजन तब सही होता अगर आप ये लोग बोलते कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे नेगेटिव कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ बात करते ये लोग रीजन में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे, आपका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसको हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं या फिर क्यों नेगेटिव बनाते हैं, ऐसा कुछ होता तब जाके आपका रीजन हो सकता था कि सही हो। बट इसमें तो कोई इंटर रिलेशन है ही नहीं, रीजन में अलग बता रहा है ये कि लीनियर ग्राफ है, एंड इसमें बता रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं। तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आंसर 4 हो गया आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय एटॉमिक एटम इन द फोर्थ एनर्जी लेवल। तो इसमें देख सकते हैं आप n इक्वल टू 4 होगा, फोर्थ एनर्जी लेवल मेंशन है। जब एक्साइटेड स्टेट होता है ना तब, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर है तो इसका मतलब n इक्वल टू 4 होगा, मतलब ग्राउंड स्टेट से फिर ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो n इक्वल टू 1 प्लस 3 4। तो इसमें बेसिकली सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट 10 सेकंड में हो जाता है ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n इंटू एन माइनस 1/2 या फिर nc2 भी आप बोल सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम तब पता ही होगा, तो nc2 होता है बेसिकली, तो उसको जब आप लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1/2, तो n आपका इधर है 4, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो 4 इंटू 3/2 आपका हो गया 6, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। हाँ इसमें ध्यान रखिए, बोर्ड्स का जो थ्योरी है ना उसका मैं कुछ लिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आ गया बट आगे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड्स थ्योरी में, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है आपका रेडियस का रिलेशन, ठीक है। रेडियस r is directly proportional to n square by z।
ये याद रखिए, या फिर अगर आप वैल्यू याद रख सकते हैं तो और बढ़िया, रेडियस इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। सेकेंड है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन का है सारा, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का है सारा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, ठीक है। ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं भी कंफ्यूज कर रहा था अभी। एन स्क्वायर बाई जेड होता है रेडियस, एंड वेलोसिटी होता है जेड बाई एन। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि रेडियस में जो नीचे आता है ऊपर चला जाएगा वेलोसिटी में, जेड बाई एन। थर्ड है आपका एनर्जी जो होता है, ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एंड आपका फोर्थ है, ये चार ही है बेसिकली, चार ही याद रखना है। टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग भी PYQ सॉल्यूशन जो करा रहा है ना, बस ये क्वेश्चन तो आपको 10 सेकंड में हो जाएगा, वो बोलेंगे इतना इजी आ रहा है, बट जो इसके रिलेटेड आ सकते हैं कि नेक्स्ट जब आएगा ना क्वेश्चन, ये इसका रिलेशन पूछ देगा कि एक एक आपका एनर्जी स्टेट है, उसमें रेडियस इतना है तो दूसरे में रेडियस कितना है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगेगा। नहीं तो वेलोसिटी का पूछ लेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। एनर्जी का तो बहुत बार पूछता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड है आपका बेसिकली एटॉमिक नंबर है, जो भी आपका, जैसे इधर आपका जैसे हाइड्रोजन का होगा तो Z1 होगा, हीलियम का होगा तो Z2 होगा, ऐसे। एंड एन मतलब एनर्जी स्टेट, आपका कौन सा एनर्जी स्टेट में है। एंड टी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो आई थिंक आप समझ गए। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। तो इसमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अगर आपको टाइम पीरियड का पता है, टाइम पीरियड का क्या है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब बाई जेड स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम। तो फिर फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, 1 बाई एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो इसका उल्टा जब होगा तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, एन क्यूब, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जेड तो इधर नहीं दिया है, तो इधर आएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन क्यूब। तो 1 बाई एन क्यूब मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ गया आई थिंक। नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका होता है हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, और ये होता है आपका लोअर एनर्जी लेवल। अब ये हायर और लोअर क्या है, देखिए अभी मैंने क्या बोला, एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। तो जेड तो सेम ही होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर रहे हैं तो जेड सारे में 1 होगा। बट अगर आपको एन का वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया। अब एन का वैल्यू अगर 2 है, तो इधर आएगा एन इक्वल टू 2। तो इसमें और इसमें कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है ना, ई का वैल्यू किसमें ज्यादा है, इसमें। तो फिर आपका n1 जो होता है 1 होगा और n2 आपका 2 होगा। कि n1 आपका जब छोटा होगा, मतलब n1 अगर आप 2 इधर रख देते ना, 1/4 माइनस 1/1 स्क्वायर, तो ये तो नेगेटिव आ जाता ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये जब पढ़ेंगे 1 माइनस 1/4, तो फिर आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये लैम्डा का वैल्यू इधर पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं इधर फॉर्मूला लिख दिया हूँ, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। एंड इस फॉर्मूला के बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रांजिशन दिया है फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी, तो इधर से स्टार्ट करते हैं हम। तो केस 1 है आपका 1 बाई लैम्डा 1 मान लेता हूँ मैं, 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू आर एच मतलब रीडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, ये रीडबर्ग कांस्टेंट है। जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बाई इंटू 1 माइनस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी। तो आपका हायर कौन सा हुआ, इससे इसमें जा रहा है ना, तो स्टेट सी हायर हुआ।
तो हायर इधर आएगा ना, मैं क्या बोला था अभी फॉर्मूला में, हायर आता है इधर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। केस 2, तो आपका इसमें लैम्डा 1 बेसिकली हम फर्स्ट केस को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये लैम्डा 1 हो गया आपका, ये बाद में हम यूज कर लेंगे। केस 2 है जब आपका इलेक्ट्रॉन बी से सी में जा रहा है, यानी ये फर्स्ट में स्टेट ए से सी, तो 3 केस आएगा टोटल, एक ए टू सी में जा रहा है, एक बी टू सी में जा रहा है, फाइनली ए टू बी में हमें कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा 2 ये हो गया आपका लैम्डा 2, ठीक है, स्टेट बी टू स्टेट सी में जा रहा है। तो इधर भी हायर कौन सा है, बी से सी में जा रहा है, तो हायर है सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब केस 3, मतलब जो इसमें हमें वैल्यू निकालना है जिसका, केस 3 1 बाई लैम्डा 3 हम मान लेते हैं, लैम्डा 3 हमें निकालना है, आर एच जेड स्क्वायर 1 बाई ए से बी में जा रहा है, तो हायर कौन सा हुआ, बी में, माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। तो 3 इक्वेशन आ गया। अब हमें लैम्डा 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, तो हमें एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो आपका आ जाएगा, इसमें जितना भी टर्म्स है एक नेगेटिव लग जाएगा सबके आगे, एंड आ जाएगा आपका प्लस 1 बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया, 1 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2 आर एच जेड स्क्वायर 1 बाई एन बी स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 4 है। तो 3 और 4 से हमें क्या मिल रहा है, दोनों साइड सेम है ना, आर एच एस देखिए, आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एन बी स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, इसमें भी सेम है। तो फ्रॉम 3 एंड 4, क्या हमें मिल रहा है, 1 बाई लैम्डा 3 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2, सिंस आर एच एस इज सेम, आर एच एस ऑफ बोथ इक्वेशन सेम है ना, तो हमें अब आ जाएगा 1 बाई लैम्डा 3, लैम्डा 1 का वैल्यू कितना था 2000, माइनस 1 बाई लैम्डा 2 कितना था 6000, तो टोटल कितना हुआ आपका 6000, इधर 3 माइनस 1 2 बाई 6000, तो लैम्डा 3 आ जाएगा 6000 बाई 2 इक्वल टू 3000, एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी। तो आई थिंक आप समझ गए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, डिसेंट लेवल का क्वेश्चन था ये, बाकी से तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना था इसमें, तब जाके आपका ये आंसर आता। तो आई थिंक आप समझ गए। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। इसमें बेसिकली जो मैंने ट्रिक सिखाया ना अभी, वो आपको ध्यान रखना है। ट्रिक, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। जब आप पैसे कमाएंगे आप गाड़ी खरीदेंगे, एक्स यूवी खरीदना, ठीक है। तो इस साइड आप जब चाहते हैं ना, आपका वेवलेंथ बढ़ता है एंड आपका फ्रीक्वेंसी घटता है। वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा ना, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड इसमें क्या है, सी मतलब कॉस्मिक रे, जी मतलब गामा, एक्स मतलब एक्सरे, यू मतलब अल्ट्रावायलेट यूवी, विजिबल, वी मतलब विजिबल रेंज, मतलब जिसमें आप देख सकते हैं विबजी आता है इसमें, आई मतलब इंफ्रारेड, एम मतलब माइक्रोवेव, आर मतलब रेडियो वेव्स। अब बस आपको इधर से समझ आ जाएगा। देखिए क्या क्या दिया है, ठीक है। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, हमें दिया है माइक्रोवेव दिया है, ये दिया है अल्ट्रावायलेट रे दिया है,
और हमें दिया है इंफ्रारेड दिया है और हमें एक्सरे दिया है। माइक्रोवेव का कितना है, λ1 है। अल्ट्रावायलेट का कितना है, λ2 है। और इंफ्रारेड का कितना है, λ3 है। एक्सरे का कितना है, λ4 है। तो इस साइड वेवलेंथ बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा कितना होगा, इस साइड वेवलेंथ बढ़ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा λ1 होगा, फिर λ3 होगा, फिर λ2 होगा, फिर λ4 होगा। सबसे कम है इसका, मतलब रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है ना, इस साइड बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। एंड आपका रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो इस साइड जा रहा है, अब बढ़ रहा है। तो λ1 बड़ा होगा λ3 से, λ3 बड़ा होगा λ2 से, एंड आपका λ2 बड़ा होगा λ4 से। तो आ गया आपका आंसर। देख लीजिए, λ1 सबसे बड़ा, उसके बाद λ3, उसके बाद λ2, उसके बाद λ4। ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। ये अगर आप समझ लेंगे एक बार, आपको बढ़िया से याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको ये तो रहेगा ही, क्लासिकल का एक्सयूवी इन माय रेंज। नहीं तो अगर आपको ऑर्डर आप भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद, ऑर्डर अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहेंगे ना, भूल जाएंगे, तो ऐसे निमोनिक्स में याद रखिए, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। तो हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अब न्यूक्लियाई के क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूक्लियाई के 3 क्वेश्चन है, एटम्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसमें करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस पूछा है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का थ्योरी से क्वेश्चन उठाया गया है, मैं समझा देता हूँ फिर भी आपको। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बीटा डीके हो रहा है। तो इसमें क्या होता है बीटा डीके में, तो देखिए, हमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाना है। ए एक्स जेड, ए आपका हो गया मास नंबर एंड जेड आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना न्यूट्रॉन से, तो फिर आप इसका एटॉमिक नंबर Z+1 होगा ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में तो बस मास होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में एक एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर Z+1 है। तो दोनों साइड हमें अगर बैलेंस करना है तो इसमें एक कम करना पड़ेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन। तो कम कैसे करेंगे, प्लस ई माइनस से। टोटल आपका फिर Z+1 -1 हो जाएगा। अगर हम ई प्लस देते तो Z+1 +1 Z+2 हो जाता ना, तो नहीं बैलेंस होता। तो दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए ना, Z और Z+1 -1, तो टोटल Z हो गया इसका भी। एंड जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये न्यूट्रिनो नहीं है, ये है एंटी न्यूट्रिनो। तो कौन सा है, एन से पी में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो इस दोनों में है, एंड इसमें एंटी न्यूट्रिनो, मतलब ऑप्शन डी। अभी अगर आपको प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना था तो क्या करते, तो प्रोटॉन से अगर न्यूट्रॉन बनाना था, इसका क्या होता है, ए एक्स Z+1, और इसका था ए एक्स जेड। तो इसमें, तो इस साइड एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ना, तब जाके बैलेंस होगा, क्योंकि इस साइड ज्यादा है एक, और इसमें जेड है, तो इसमें एक पॉजिट्रॉन ऐड कर देते ई पॉजिटिव। तो जेड और +1, तो टोटल बैलेंस होता है Z+1। एंड जब भी पॉजिट्रॉन निकलता है उसके साथ निकलता है न्यूट्रिनो, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि नेगेटिव है इसलिए एंटी है, एंड अगर पॉजिटिव होता तो इधर भी न्यूट्रिनो निकलता सिर्फ। ठीक है ना, ये पॉजिट्रॉन है, ये न्यूट्रिनो है। तो ये वाला इक्वेशन दोनों है, तो इसमें है बेसिकली ये बीटा नेगेटिव डीके है, एंड ये बीटा पॉजिटिव डीके है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये इक्वेशन पूछ ले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा तब। तो आई थिंक समझ गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 में। तो रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया। देखिए आप क्या बोले, एनटीए को रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है सिलेबस से, क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ कह भी नहीं सकते। एनटीए तो जो गलत होता है वो भी सही नहीं करता है, एंड ये तो आउट ऑफ सिलेबस का तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जो भी एडवांस का सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस करिए, फुल सिलेबस। अगर कोई भी चैप्टर कर रहा है तो फुल सिलेबस करिए, वो एक दो टॉपिक्स छोड़ के कोई फायदा नहीं है। अब पूरा सिलेबस करिए, एडवांस का जितना है उस हिसाब से करिए पूरा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी आपको करना था, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे छूट जाता। तो रेडियो एक्टिविटी का क्या है, बेसिकली जो बेसिक फॉर्मूला है वो बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक आपका है n = n0 e⁻⁻t। ठीक है, अब भैया n n0 क्या सब आप लिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो n0 बेसिकली क्या है,
कि जब डीके स्टार्ट हुआ था तो इनिशियल कितना था। इधर आप देख सकते हैं ना, इनिशियल आपका दिया हुआ होगा, इनिशियल नंबर ऑफ बोथ न्यूक्लियर। तो ये है आपका इनिशियल नंबर, एन है। अभी आपका कितना है, मतलब डीके हो रहा है ना, तो अभी आपका नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, एन है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, लैम्डा है आपका डीके कांस्टेंट, और टी है आपका टाइम। इसके साथ एक और फॉर्मूला है, हाफ टाइम का फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल टू एल एन टू बाई लैम्डा। अब भैया एल एन टू भी हमें नहीं पता, तो वो भी देख लीजिए, एल एन टू मतलब लॉग बेस सी टू, और अगर लॉग टू होता तो क्या होता, लॉग बेस टेन। अगर बेस टेन है तो हम लॉग लिखते हैं, अगर बेस ई है तो हम एल एन लिखते। टी हाफ मतलब हाफ टाइम, जो बोला है ना इधर हाफ लाइफ, सॉरी माई बैड, गलती हो गया, माफ कर दीजिए, हाफ लाइफ। और ये हो गया आपका डीके कांस्टेंट, जैसे मैंने बोला इधर था ना डीके कांस्टेंट। तो अब हमें बस इक्वेशन लिखना है, दो केस है, फर्स्ट केस का लिखना है n1 का केस एंड देन n2 का केस, देन डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा खत्म। तो फर्स्ट केस का लिखते हैं इक्वेशन, n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो फर्स्ट का डीके कांस्टेंट अगर हम लैम्डा मान ले तो सेकेंड का होगा 3 लैम्डा। जैसे आप देख सकते हैं 3 टाइम्स द डीके कांस्टेंट एज कंपेयर टू द डीके कांस्टेंट ऑफ अनदर न्यूक्लियस न्यूक्लियर n1। तो हम n1 का कैलकुलेट करते हैं, इसका हम मान लेते हैं लैम्डा है डीके कांस्टेंट। तो n इक्वल टू n1 इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब हमें t के जगह क्या पुट करना है, हाफ टाइम में पूछा है ना, आफ्टर वन हाफ लाइफ में पूछा है। हाफ लाइफ में क्या है, ln 2 बाई लैम्डा होता है। तो t के जगह आप रिप्लेस कर देंगे n1 इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू ln 2 बाई लैम्डा। ये रिप्लेस हो जाएगा इधर से, है ना, तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा। तो n नॉट इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस ln 2। अब लगेगा लॉग का प्रॉपर्टी, जहाँ स्टूडेंट को दिक्कत आता है तो मैं वो भी बताता हूँ, ln 2 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, ये जो सामने होता है ना ये पावर में चला जाता है, ये तो पता होगा। अब स्टूडेंट को नहीं समझ आता कि यहाँ क्या होता है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, n1 इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर लॉग ई टू द पावर माइनस 1। तो ये और ये जब सेम होता है ना, तब आप ऐसे लिख सकते हैं n नॉट इक्वल टू n1 इक्वल टू n नॉट टू द पावर माइनस 1। तो ये सामने आ जाएगा एंड ये लॉग हट जाएगा। बेसिकली ये लॉग का प्रॉपर्टी है, e टू द पावर लॉग e बेस x इक्वल टू x, या फिर और e ln x इक्वल टू x, क्योंकि ln x और log e x सेम ही होता है। तो ही था e ln टू द पावर माइनस 1 था, तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं n1 इक्वल टू n नॉट टू द पावर माइनस 1। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब हम केस 2 का कैलकुलेट करते हैं। केस 2 में क्या बोला है, डीके कांस्टेंट इसका 3 लैम्डा होगा, n2 एंड 3 लैम्डा, क्योंकि हम उसका माने थे लैम्डा n1 का, तो इसका हो जाएगा 3 लैम्डा, 3 टाइम्स बोला है ना, तो इसमें पुट कर दीजिए n इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसमें आ जाएगा n इक्वल टू सॉरी n2, ठीक है, ये होगा n2 इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस 3 लैम्डा टी। अब टी के जगह हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमें पुट करना है। हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला था, टी हाफ इक्वल टू ln 2 बाई लैम्डा। तो पुट कर दीजिए इधर, तो इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस 3 लैम्डा इंटू ln 2 बाई लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा। तो आपका क्या आएगा, n2 इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस 3 ln 2। तो ये वही होगा जो लास्ट में समझा ना अभी मैं, लॉग का प्रॉपर्टी आपका ln 2 टू द पावर माइनस 3। तो ये आ जाएगा n नॉट टू द पावर माइनस 3। तो आपका फाइनली क्या आ गया, n2 इक्वल टू n नॉट टू द पावर माइनस 3। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब बस डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2
तो आप आ जाएगा n1/n2 इक्वल टू n0 टू द पावर -1 बाई आपका n0 टू द पावर -3। रेशियो पूछा है n2 टू n1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, हम n1/n2 कर रहे हैं तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हो गया आपका 1/2/1/8, तो आपका होगा 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है 4 1/4। अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हो गया 4 आ गया, इसको मार्क करते हैं आगे बढ़ते हैं, लेकिन गलत है। अब n1/n2 निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा n2/n1, तो इसका रिवर्स होगा। n1/n2 अगर 4 आ रहा है तो n2/n1 क्या आएगा 1/4 ना। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 4 आ गया, यही तो ऑप्शन है, मार्क करके आगे बढ़ जाता है, नेगेटिव हो गया। एक इजी क्वेश्चन जहां आपको +4 मिलना चाहिए था वहां आपको -1 मिल रहा है। 5 मार्क्स का लॉस है, मतलब 5000 रैंक का लॉस है। सोच सकते हैं 5000 रैंक में कितना कुछ हो जाता है। काउंसलिंग जब आप करेंगे आपको समझ आएगा, मैं पूरा काउंसलिंग करा दूंगा आपको, चिंता मत करिए। बट एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। तो हो गया आपका ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, डिसेंट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। एंड इसमें इसमें मैं एक गलती किया, ई इक्वल टू 2.7 होगा, ठीक है। गलती हो जाता है कभी कभी हमसे भी, ठीक है। एंड क्वेश्चन 3, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का। तो अच्छे से ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन काफी ट्रिकी होता है, इसमें स्टूडेंट्स नेगेटिव करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ए फॉर न्यूक्लियर विथ मास नंबर 30 to 170 एंड न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज। तो ये तो गलत है, न्यूक्लियर फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है ही नहीं, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। तो ये तो गलत हो ही, वैसे ही आर इज फॉल्स तो हो ही गया। तो इसमें आप सीधा मार्क कर सकते हैं क्योंकि आर इज फॉल्स बस एक ही ऑप्शन में है। मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए तो हो गया, बट आपको एनसीईआरटी थ्योरी में जाना है। एनसीईआरटी थ्योरी से एक दो सवाल पूछ रहा है एनटीए, मतलब एक अटेम्प्ट में आप मान के चलिए 1 से 2 आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट थ्योरी पूछेगा। अब आपके लक के ऊपर है कि आपके शिप में वो आएगा कि नहीं। देखिए इसमें एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिया है फिगर 13.1 न्यूक्लियाई चैप्टर में, ठीक है। तो उस समय आप देखेंगे आपका क्या बोला है 30 to 170 के बीच बोला है ना। तो 30 to 170 के बीच आप देखिए, एक इधर से स्टार्ट होता है 30 से आपका 170 इधर तक, ऑलमोस्ट आपका स्ट्रेट लाइन ही है, ये उतना चेंज नहीं हो रहा है मास नंबर के हिसाब से। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे इधर आप देख सकते हैं ना ऐसे ऐसे, उसके पहले देखिए ऐसे 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 आपका है इधर, बट फिर आपका ऑलमोस्ट 30 to 170 ऐसा कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इधर आप लिखा भी है, आप देख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर 30 to 170। तो इधर से एनटीए क्वेश्चन पूछा था, तो एजर्शन आपका सही है क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया आपका। तो ये क्यों हुआ, ठीक है। अब क्यों भी पूछा है, रीजन भी पूछा था, तो इसका रीजन है इधर आप देख सकते हैं, रीजन भी लिखा है एनसीईआरटी में, द कांस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। तो न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज था, इधर अगर ये शॉर्ट रेंज लिखा होता ना तो आपका फिर ये आंसर होता, आपका ऑप्शन सी आंसर होता। बट इसमें क्योंकि लॉन्ग रेंज लिखा है तो आपका रीजन गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन ए सही है। तो ये एनसीईआरटी का थ्योरी है, ये ग्राफ आप देख लेना अच्छे से। इस ग्राफ में जो बाकी है ना ई आई इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियर एंड हेवी न्यूक्लियर, तो ये पढ़ लेना सारा कंक्लूजन जितना भी है। द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रांग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ few MeV पर न्यूक्लियर। तो इसमें इन फ्यूचर भी फिर से क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ, तो ये ग्राफ आप देख लेना एनसीईआरटी टेबल से। तो आई थिंक आप समझ गए, ये फाइनल क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर ऑप्शन 1। कमेंट में सारे लोग एक हार्ट मेंशन कर देना अगर आपको समझ आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।